अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल लिखें। Contract period 7 years. Contract period 7 years. और lessee has an option. Lessee has an option to terminate. Lessee has an option to terminate lease after 5 years. और पेइंग अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपये आफ्टर 5 years, पेइंग अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपये. लीज रेंटल 75,000 75,000 रुपये पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर. टोटल एक्सपेक्टेड आरबी and its guaranteed portion. Total expected RV and its guaranteed portion are as follows. Total expected RV and its guaranteed portion are as follows. ये as follows. ये नोटेड है ये. अच्छा, डिस्काउंट रेट 12%, 12%. तो बैठ जाओ. डिस्काउंट रेट 12% है और आपसे रिक्वायर्ड है इनिशियल एस्टीमेट of total lease payments and present value of these lease payments. रिपीट कर रहा हूं, रिक्वायर्ड है इनिशियल एस्टीमेट ऑफ टोटल लीज पेमेंट्स एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज लीज पेमेंट्स, assuming
assuming there is uncertainty, regarding exercise of option. करें. हाँ जी, डन. जब टर्मिनेट करेंगे तभी पे करेंगे पेनल्टी. यानी अगर 5 साल बाद टर्मिनेट करेगा तो 5 साल बाद पेनल्टी पे करेगा.
चले ठीक है, डन। लीज टर्म कितनी? 5 के साथ 5 साल। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी है, तो वो जो 2 साल वाला पीरियड है वो नहीं होगा शामिल। तो लीज टर्म है 5 साल। अब अगर लीज टर्म 5 साल लेंगे तो फिर सारी कैलकुलेशन भी इसके हिसाब से ही करेंगे हम। एक तो रेंटल होगा 75,000, 5 है, कितना हो गया? 375। फिर इसके अलावा 5 साल लेंगे तो फिर इसका मतलब हम कह रहे हैं पेनल्टी होगी, तो वो लीज टर्मिनेशन की पेनल्टी भी होगी। बेशक अनसर्टेन है, लेकिन अगर 5 साल लीज टर्म ले रहे हैं तो 5 साल लीज टर्म ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि वो टर्मिनेट करा देगा, तो जब टर्मिनेट कराएगा तो पैसे भी देगा। अच्छा, इसमें एक सवाल ये हो सकता है कि अगर कल को पैसे ना दिए तो कोई बात नहीं, हमने शुरू से लेकर अकाउंटिंग करनी है, फिर जब एंड आएगा पैसे नहीं देगा तब देखेंगे क्या करना है। और वैसे भी ये पेनल्टी देने वाला एस्टीमेट अगर चेंज हो जाए कल को तो ये आपके स्कोप की चीज नहीं है, ये C5 1 है। और GRV कौन सी? जब हम लीज टर्म 5 ले रहे हैं तो फिर हम लोग ये वाली फिगर ले रहे हैं, ये 24। तो टोटल लीज पेमेंट्स का इनिशियल एस्टीमेट पूछा था वो है 40, और इसकी पीवी निकालने को कहा था 12% पे। तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी एन्युटी वाली 75,000 पे लगेगा 5 साल वाला। ये खामोशी का मतलब ये नहीं किया, ये एन्युटी होगी। और साथ ये जो 10,000 है ये कब? 5 साल बाद। GRV 5 साल बाद। तो फिर इन दोनों को बेशक मिला लें। 34,000 पे सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग पावर 5। ठीक है, सही है, जो भी है। तो ये 10,000 और 24,000 चूंकि ईयर 5 के एंड पे होंगे तो उनकी सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग पावर 5 वाली, और ये 5 रेंटल्स हैं तो फिर ये एन्युटी है, इस पे पावर 5 वाली एन्युटी डिस्काउंटिंग। तो ये जो मैंने आपको लीज टर्म और लीज पेमेंट्स लिखाया था ये उसका एक सवाल आ गया। बाकी आगे तो खैर है ही बहुत सारे न्यूमेरिकल, ये चीज आगे आती जाएगी। चले जी आगे चलते हैं। मैंने 2 ही चीजें लिखी थी अभी ना, हैं? इंसेप्शन और कमेंसमेंट। अंग्रेजी के लिहाज से एक ही बात है। इंसेप्शन का मतलब स्टार्ट, कमेंसमेंट स्टार्ट, तो अंग्रेजी के हिसाब से एक ही बात है। लेकिन लीजेस में इसको फर्क कैसे किया गया है कि इंसेप्शन ऑफ लीज कहते हैं डेट ऑफ एग्रीमेंट को, यानी जिस दिन दोनों पार्टीज ने एग्री कर लिया, और कमेंसमेंट ऑफ लीज कि जब लीज स्टार्ट हुई। तो एक ही बात नहीं है, नहीं हो सकता है जून में एग्री हो जाए और एग्री ये हो कि मैं आपको बिल्डिंग अगस्त से अवेलेबल करूंगा, तो जब से एसेट अवेलेबल होगा वो कमेंसमेंट ऑफ लीज है। तो ये वो डेट है व्हेन अंडरलाइंग एसेट is made available for use to lessee। जब एसेट लेसी को अवेलेबल हो जाएगा ना तो फिर उसको कहेंगे कमेंसमेंट ऑफ लीज। ठीक है, नोटेड। ये टर्म्स है ना काफी सारी, ये पूरी करके फिर हम न्यूमेरिकल शुरू कर पाएंगे। हैं कुछ 8-9 और हैं।
अच्छा जी, लीज इंसेंटिव, लीज इंसेंटिव अच्छा, लीज इंसेंटिव समझाता हूं। वैसे मिसाल ये लीज की नहीं है, वैसे ही कॉलेज की एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, और ये एम ही मिसाल है, ये कोई ऑफर नहीं है, सिर्फ मिसाल है। अगर आपको कॉलेज वाले, अच्छा कॉलेज के साथ जो आपका एग्रीमेंट होता है वो क्लासेस का एग्रीमेंट है, और उसके लिए आपने फीस पे करनी है, और आई कैप की रजिस्ट्रेशन फीस वो आपको और आई कैप का जाती मामला है। तो अगर कॉलेज ये कहे कि अच्छा जो जो हाँ यहाँ एडमिशन लेगा तो हम उसकी आई कैप की फीस भी अपनी जेब से दे देंगे, तो ये किस वजह से, क्यों है? ताकि ज्यादा, मतलब एक मार्केटिंग चीज है, तो अब ये इंसेंटिव कह सकते हैं इसको। तो इसी तरह से अगर कोई लेसर है जिसके पास ज्यादा लेसीज नहीं थे, तो हो सकता है वो लेसीज को कहे कि आपने हमें जो किराया देना है वो तो हमारा है, लेकिन कुछ और गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं वो आपके जिम्मे होते हैं करना, चलो वो भी हम आपकी अपनी जेब से कर देंगे। तो अब ये लेसर क्यों इंसेंटिव दे रहा है लेसी को? अट्रैक्शन के लिए, ताकि लीज हो जाए। इसको कहते हैं लीज इंसेंटिव। अब ये दो बातें हो सकती हैं, या लेसर लेसी को पैसे दे दे कि फलाना खर्चा है ये लो रख लो कर लेना, या फिर कहे कि खर्चा कराओ, बिल दिखा देना, रीइंबर्स कर देंगे। लिखें अंग्रेजी, पेमेंट्स मेड बाय अ लेसर, ये लीज इंसेंटिव लिखा रहा हूं, पेमेंट्स मेड बाय अ लेसर टू अ लेसी, पेमेंट्स मेड बाय अ लेसर टू अ लेसी associated with a lease, payments made by a lessor to a lessee associated with a lease, or reimbursement by a lessor of costs of a lessee, costs of a lessee। ये भी आई बात समझ, जाग रहे हैं? लीज इंसेंटिव ओके। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इसको प्यार से कहा करेंगे आईडीसी। आईडीसी लिखें। इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स, इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स अंडरटेकर आ रहा है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स ऑफ ऑब्टेनिंग अ लीज, incremental costs of obtaining a lease that would not have been incurred, had the lease not been obtained। रिपीट कर रहा हूं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स ऑफ ऑब्टेनिंग अ लीज, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लिख लिया, मैं दोबारा बता देता हूं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स ऑफ ऑब्टेनिंग अ लीज दैट वुड नॉट हैव बीन इनकर्ड हैड द लीज नॉट बीन ऑब्टेन्ड। क्या समझ आता है यहां तक? तो ये वो खर्चे हैं जो शुरू में हो रहे हैं, इंक्रीमेंटल हैं, अगर लीज ना होती तो ये खर्चे ना होते, लीज हो रही है तो खर्चे हो रहे हैं। और उनकी एग्जांपल्स देख लें आप, कमीशन, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस,
मिसाल लिख ली। अच्छा, वैसे तो ये सारी की सारी डेफिनेशन जो लिखवा रहा हूं ना, ये मेनली फाइनेंस लीज के लिए है, तभी तो अब लिखवा रहा हूं। लेकिन ये जो बात ये वाली बताने लगा हूं, ये होती ही फाइनेंस लीज के लिए, ऑपरेटिंग लीज में इसका काम नहीं होता है। इसलिए मैं यहां स्पेसिफिकली फिर लिख देता हूं, एप्लीकेबल। क्या जी, क्या हो गया है? चलो मैं तो लिखूं ना यार, मुझे तो आ रहा है नजर। हो गया मन? मैंने लिखा है एप्लीकेबल टू फाइनेंस लीज। ये जो बात अब बताने लगा हूं, ये फाइनेंस लीज के लिए ही है। अच्छा, वो जीटी में एक बच्चे ने पूछा गन डाउन में, तो मैंने कहा शायद आप लोगों में से भी कोई परेशान हो, खासतौर पर जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं। उसने कहा जी कि मार्केट में कुछ टीचर्स हैं जो FAR 2 की 2-2 घंटे क्लास लेते हैं। आप जो हैं वो 1 घंटा 1.25 घंटा पढ़ा रहे हैं, तो आप कोर्स कैसे ख़त्म करेंगे? या आप ये जो लिखवा रहे हैं, आप इसकी बजाय आप सवाल करा के ही समझा देते, इसके लिखवाने की क्या ज़रूरत थी? तो मैंने आपको एक नसीहत करूँ, ये ऑनलाइन वाले बच्चे हो सकते हैं। देखें, काफ़ी सीनियर टीचर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सबका स्टाइल एक जैसा नहीं होता है। अगर आप ये करेंगे ना कि अच्छा इस टीचर की ये पिक कर लेते हैं चीज़, इसकी ये कर लेते हैं, फलाने का ये, तो आप जो टीचर अपनी मर्जी से बनाएंगे वो आपके ख्यालों में ही होंगे, असल में वो नहीं होंगे। तो इसलिए आपको नसीहत ये है कि किसी एक को पिक करें तो उनको फिर फॉलो कर लें, कोर्स सारे खत्म करा देंगे, पास सबके बच्चे हो जाएंगे, गोल्ड मेडल आ ही जाएंगे 2-3 के, तो मेरा इस दफा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अब ये सब टीचर्स सब मेहनत से पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, सबका स्टाइल एक जैसा नहीं होता बेटे। कोई जो है वो प्रैक्टिस से पहले पढ़ा रहे होते हैं, बाद में प्रैक्टिस कराते हैं, कोई जो है वो सिखाते ही प्रैक्टिस के साथ साथ, हर एक का स्टाइल डिफरेंट है। हो सकता है मेरे पास वैलिड रीजन हो कि मैं 2 घंटे की क्लास नहीं रखना चाहता, हो सकता है जो 2 घंटे पढ़ाते हैं उनके पास वैलिड रीजन होंगे। तो हर टीचर का अपना एक स्टाइल है, सब ने एक जिम्मेदारी के साथ आपको कोर्स पढ़ाना है। तो अगर आप कंपैरिजन करते रह जाएंगे ना तो परेशान होकर रह जाएंगे। तो इसलिए आप बेफिक्र रहें, चलो ना रहे बेफिक्र, लेकिन चलो ट्रस्ट करके चले, हो जाएगा इंशाल्लाह, कोर्स कवर हो जाएगा, पढ़ा देंगे आपको। चले तसल्ली के लिए एक बात बता देता हूं, ये जो FAR 2 के वो टीचर्स जो CFA 1 भी पढ़ाते हैं ना, वो और ज्यादा केयरफुल होकर पढ़ाते हैं, क्योंकि जो टॉपिक FAR 2 के अंदर है और उनका कंप्लीट और एडवांस वर्जन CFA 1 में होता है, तो CFA 1 में जब पढ़ा दिया होता है तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें कवर करके अकॉर्डिंगली FAR 2 में भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है, मेरे इल्म के मुताबिक 3 टीचर ही ऐसे हैं, 3-4 जो CFA 1 भी पढ़ा रहे हैं और FAR 2 भी पढ़ा रहे हैं, तो मैं CFA 1 भी पढ़ा रहा हूं। तो आप अब मैं क्या तारीफ करूं यार, मुझे आप बड़े बूढ़ों से पूछ के देखें कि CFA 1 की सबसे मशहूर बुक किसकी चल रही है। अल्लाह मुझे शर्म आशी क्या। तो आप भरोसा करके चलें इंशाल्लाह। देखें, जिन टीचर से भी पढ़ेंगे ना, आप उनको भरोसा करके फॉलो करें, वो इंशाल्लाह आपको अच्छा ही पढ़ाएंगे। कंपैरिजन करते रह जाएंगे ना तो फिर आप लोगों को वो नहीं, तो फिर कंपैरिजन करते रह जाएंगे ना, फिर आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो बस चल रहे हैं, इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, कोर्स खत्म कर लेंगे। अगर आपका दिल है 2-2.5 घंटे पढ़ने का क्लास, तो बताएं। लेसर फाइनेंस लीज के लिए लेसर जो है ना वो 2 नस्ल के होते हैं।
एक को कहते हैं, ISMN का नाम भी है डीलर लेसर, मैन्युफैक्चरर लेसर। डीलर लेसर, मैन्युफैक्चरर लेसर हैं तो ये दोनों अलग अलग, लेकिन इनका ट्रीटमेंट सेम है, इसलिए इनको इकट्ठे लिखा है। और एक वो लेसर होता है जो ये नहीं है, तो इसका IS में नाम नहीं है सच, लेकिन मैंने इसको नाम दिया हुआ है फाइनेंसर लेसर। फाइनेंसर लेसर, डीलर लेसर, मैन्युफैक्चरर लेसर ये एक तरफ कर दिए, और फाइनेंसर लेसर मैंने एक तरफ कर दिया। अगर बैंक गाड़ी लीज में दे रहा है तो बैंक के पास गाड़ी कहां से आई? बैंक गाड़ियां बेचता है? तो डीलर किसी शोरूम से खरीद के दे, वो जो बैंक है वो किसी शोरूम से ही अरेंज करवा के देगा ना। बल्कि ऐसा करेगा प्रैक्टिकली कि वो कस्टमर से कहेगा कि आप जिस शोरूम से जाना चाहते हैं ले लें, उनको जाके हमारा लेटर दे देना, और वो लेटर लेके वो उन बैंक वालों से वो शोरूम वाला खुद पैसे ले लेगा। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि टेक्निकली ये जो फाइनेंसर लेसर होता है ये एसेट देने की बजाय ये एसेट के पैसे दे रहा होता है, तो इसलिए मैं इसको फाइनेंसर लेसर कह रहा हूं। तो ये जो फाइनेंसर लेसर है ये असल में फंड्स प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि ये अंडरलाइंग एसेट खरीद सके मार्केट से। तो ये पैसे दे रहा होता है मार्केट से खरीद के, उसके बदले जो है वो या तो मार्केट से खुद खरीद के दे देगा या फिर ये शोरूम वाले को पैसे दे देगा और कस्टमर खुद ही जाके ले लेगा। यानी टेक्निकली ये पैसे दे रहा होता है। इसकी मिसाल लीजिंग कंपनीज हैं, बैंक्स हैं। किसी भी प्रोडक्ट का डीलर कौन होता है? यानी किसी भी प्रोडक्ट का डीलर क्या क्या होता है? डीलर है? अरे नहीं, वो तो प्रॉपर्टी डीलर है ना। वैसे अगर ये मतलब ये LCDs के डीलर हैं, ACs के डीलर हैं जो खरीद के बेचते हैं। डीलर होता है जो खरीद के बेचता है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो बना के बेचता है। तो अब साथ वर्ड लेसर लगा लें तो ये वो लेसर होते हैं कि जिस प्रोडक्ट को ये लीज पे दे रहे हैं ये वैसे भी बेचा करते थे, या तो बना के या खरीद के। अब ये बेचने के साथ साथ लीज पे भी देने लग गए हैं। इन अदर वर्ड्स ये जो भी एसेट लीज पे दे रहे होंगे वो एसेट इनके लिए क्या होगा? इन्वेंट्री होगा। क्यों? क्योंकि ये वैसे भी बेचा करते हैं। तो डीलर, मैन्युफैक्चरर, लेसर वो होता है जो अपना जो एसेट लीज पे दे रहा है वो असल में अपनी इन्वेंट्री से दे रहा है। बैंक्स होते नहीं है, मतलब बैंक थोड़ी गाड़ियां बेचते हैं। डीलर लेसर वो है जो जैसे कोई शोरूम है किसी गाड़ी का, तो वो गाड़ियां बेचते भी हैं और जिस कस्टमर के पास पैसे उस वक्त नहीं होते उसको लीज पे भी दे देते हैं। पाकिस्तान में मेरे नॉलेज में इसकी कोई रोशन मिसाल नहीं है, लेकिन होते होंगे कोई। नाम समझे ना आप। ये वो हैं जो कस्टमर, जो प्रोडक्ट, जो एसेट लीज पे दे रहे हैं ना, वो वैसे भी ये बेचा करते हैं। जैसे गाड़ी की मिसाल है, तो जो गाड़ी का शोरूम है वो वैसे भी गाड़ियां बेचते हैं। तो जिन कस्टमर्स के पास पैसे नहीं होते उनको वो लीज पे भी दे देते होंगे। तो उनको कहते हैं डीलर लेसर, क्योंकि वो वैसे भी डीलर था उस प्रोडक्ट का और अब वो लेसर भी बन रहा है। तो डीलर, मैन्युफैक्चरर, लेसर वो होता है जो ये चीज वैसे भी बेचा करते हैं तो अब वो लीज पे दे रहे हैं। तो ये अंडरलाइंग एसेट अपनी इन्वेंट्री में से दे रहा होगा, क्योंकि इस तरह के एसेट्स वो बेचा भी करता है। तो इनको कहते हैं डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर।
अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, इसको मैं प्यार से कहा करूंगा यूजीआरवी। यूजीआरवी अभी पिछले साल में ये जो अभी मैंने शुरू में ही लिखवाया लीज पेमेंट वाला, उसमें टोटल एक्सपेक्टेड आरवी थी 25,000, जबकि गारंटीड 12,000 थी। तो अनगारंटीड कितनी हुई है? 13। कैसे 13? डिफरेंस। तो अनगारंटीड आरवी होती है वही जो नाम से लग रहा है, यूजी आरवी होती है टोटल एक्सपेक्टेड आरवी माइनस जीआरवी। इसको यूजी आरवी कहते हैं, अनगारंटीड आरवी। यहां तक ये टर्म थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि नहीं? चले अब नहीं आएंगी अभी, बस ना अब तक आप शुक्र करते रहना, अब जो है ना सब्र करना शुरू कर देना। ये न्यूमेरिकल कराऊंगा तो समझ आएंगी, अभी बस आप इनको चला लें बस। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, बस 3-4 और हैं, 3-4, फिर न्यूमेरिकल तक चलेंगे हम। फिर जब न्यूमेरिकल हो गए ना, इनके बार बार कैलकुलेशन होगी, फिर ये चीजें हम हजम होनी शुरू होंगी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, लेसर, चाहे वो डीलर लेसर है चाहे वो फाइनेंसर लेसर है, लीज के शुरू में इसकी जेब से खर्चा हो रहा है। क्यों खर्चा हो रहा है? नहीं, आईडीसी तो थोड़ा सा खर्चा है, वो एसेट दे रहा है भाई, तो एसेट खरीद के दे रहा है ना कहीं से, तो शुरू में इसकी जेब से हो रहा है पैसा खर्च। तो फाइनेंस लीज हमने देसी तरीका क्या पढ़ा था, देसी निशानी, सारा पैसा रिकवर कर लेगा। तो ये जो अभी फिलहाल एसेट खरीद के लीज पे दे रहा है, हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बिल्कुल, ये वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेसर को इस एसेट के बदले जो भी टोटल रिकवर होगा, लेसी से नहीं कह रहा, टोटल जो रिकवर होगा, लेसर को इस एसेट के नसीब का जो टोटल रिकवर होगा, वो मर तो नहीं गया? ठीक हो ना? चलो चलो कैरी ऑन करें, मैं आस्ते आस्ते बोल लूंगा, कोई नहीं। जो इस एसेट के बदले, इस एसेट के नसीब से जो भी लेसर को रिसीव होगा टोटल, वो होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, और इसका फार्मूला होता है टोटल लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी। ये प्लस यूजीआरवी क्यों है? ये जब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन और अकाउंटिंग के भी कोई 5-10 सवाल करा लूंगा ना, उसके बाद हम यहां तक पहुंचेंगे, तो बस होता है ऐड। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की डिस्काउंटिंग कर ली जाए तो जो आंसर आता है उसको नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज कहते हैं। और ये लीज लेसर में ये स्टार्टिंग पॉइंट यही हुआ करेगा सवाल का, यानी हमने सवाल स्टार्ट ही नेट इन्वेस्टमेंट से करना होता है, तो ये कैलकुलेट करना ही करना होता है। तो एनआईएल होती है पीवी ऑफ जीआईएल डिस्काउंटेड एट implicit rate, discounted at implicit rate। इम्प्लिसिट रेट, इम्प्लिसिट होता है जो उसके अंदर छुपा हुआ होता है इम्प्लिसिट। वैसे इम्प्लिसिट रेट क्या है ये बताना है अभी, और इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो उसको कहते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। और ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी अभी, तो इस पे पूछने का तकल्लुफ भी ना करना, ये जब मैं आपको नोट्स पढ़ा दूंगा ना तब ये खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम होता है गिल माइनस निल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज।
नोटेड? बस ठीक है, ये लास्ट है। इम्प्लिसिट रेट, इम्प्लिसिट रेट IRR पढ़ लिया आप लोगों ने? MFA पढ़ रहे हैं अगर तो? नहीं पढ़ा। QM में पढ़ा होगा कभी? पढ़ा हो? QM में पढ़ा होता है IRR। भूल गए, कोई मसला नहीं, भूल गए। आपको ये MFA में भी पढ़ाया जाएगा, और मुझे नहीं पता कब पढ़ाएंगे आपको, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज्यादा अरसा नहीं लगेगा। क्या पढ़ रहे हैं अभी फाइनेंस में? NPV शुरू कर दिया? हाँ, तो बस आपको कुछ अर्से में पढ़ा देंगे IRR, कुछ ही दिनों में पढ़ा देंगे। और नहीं तो चले, मैंने तो करा ही देना आपको, ये लीजिस के सवालों के अंदर कराना है मैंने ये, तो इसलिए तब समझाऊंगा, अभी बस सिर्फ लिख रहा हूं। ये इम्प्लिसिट रेट ऐसा डिस्काउंट रेट होता है एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GIL, यानी अगर हम लोग JIL की डिस्काउंटिंग करें तो जो उसका आंसर आएगा वो बराबर आ जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट प्लस IDC। यानी अगर GIL की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इम्प्लिसिट रेट के ऊपर, तो जो आंसर आएगा, लेट्स से उसका आंसर आ गया 25 लाख, तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और प्लस IDC का आंसर भी 25 लाख आ रहा होगा। ये मतलब है इस बात का कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ने लीज की डिस्काउंटिंग करें इम्प्लिसिट रेट पे, तो जो आंसर आएगा वो इसके बराबर होगा। और इस प्लस IDC वाले के बारे में बात लिख रहा हूं, ये है ओनली फॉर फाइनेंसर लेसर, यानी अगर डीलर लेसर हुआ तो फिर ये पॉइंट ही नहीं है, फिर ये नहीं है, सिर्फ फेयर वैल्यू है। तो ये प्लस IDC वाली बात सिर्फ फाइनेंसर लेसर के लिए। यहां तक नोट करें, फिर एक एग्जाम नोट बताता हूं। ये नोटेड? अच्छा, इस 10 और 11 को कंपेयर करें आप, इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है? 12 और 10, 12 और 10, A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, तो फिर A भी इज इक्वल टू C। NIL क्या बताया था? GIL की PV इम्प्लिसिट रेट पे डिस्काउंटेड, और यहां कहा है कि अगर GIL को इम्प्लिसिट रेट पे डिस्काउंट करें तो इसके बराबर आ जाएगा। अब इसमें एग्जाम क्वेश्चन के लिए काम याद रख लेते हैं। एक एग्जाम की बात याद रख लेते हैं कि एग्जाम क्वेश्चन में ना हमें NIL निकालना पड़ता है। तो NIL असल जो है वो है PV ऑफ GIL डिस्काउंटेड एट इम्प्लिसिट रेट, लेकिन वो पढ़ लेने के बाद हम NIL का एक और रास्ता निकाल लेते हैं। एग्जाम में NIL हम ऐसे भी निकाल सकेंगे कि फेयर वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट
और प्लस आईडीसी, और यहां फिर लिख देता हूं ताकि और पक्का हो जाए, ओनली फॉर फाइनेंसर लेसर। लेकिन इन दोनों तरीकों में से प्रेफर्ड तरीका ये है, चाहे आपको जितनी मर्जी दिक्कत लगे इसमें, प्रेफर्ड तरीका ये है। वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या दिक्कत होती है, लेकिन प्रेफर्ड ये सिर्फ मजबूरी वाला तरीका है। अदरवाइज प्रेफर्ड तरीका यही है, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट लीज की डेफिनेशन ही असल में ये है। लेकिन कुछ सवालों के अंदर हम ये नहीं कर पाएंगे तो इससे काम चल जाएगा। अच्छा, टर्म्स हो गई पूरी, अब आते हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। हैं? हाँ हाँ, कल भी ऐसे ही चलेगा, कल भी चलता रहेगा ये। चलें कल। अच्छा, अच्छे अखलाक की मिसालों में क्या क्या शामिल होगा? अच्छे अखलाक हैं जी, हैं किसी इंसान का, इसका अखलाक बड़ा अच्छा है, गुस्सा ठीक है, बिल्कुल गुस्सा ना करे, हैं बात अच्छे तरीके से करे, हैं हम्बल हो, आसानी करने वाला हो, हैं अदब करने वाला हो, और सखी हो। अच्छा अच्छा, और गले ना पड़ जाता हो, गालियां ना देता हो। ये आखिरी बात से तो सारी निकल गए इसमें से इससे तो सारी बाहर निकल गए। अच्छा, अगर किसी अगर बल्कि चलो किसी के आई कैप, अगर ये एक बात बोली जाए कि सीए का इम्तिहान पास करने के लिए मेहनती स्टूडेंट चाहिए, जो मेहनती होगा वो पास करेगा, और फिर किसी और महफिल में ये बात बोली जाए कि मेहनती स्टूडेंट की ये क्वालिटीज हैं। अब इन दोनों बातों को रिलेट करें तो जो स्टूडेंट पास होना चाहता है वो उन क्वालिटीज को कोशिश करे अपनाने की। अगर वो उन क्वालिटीज को अपना रहा है, इसका मतलब वो मेहनती बन जाएगा, और मेहनती बन जाएगा तो वो पास हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए नई बात में बोलने लगा हूं, हो सकता है कुछ के लिए ये नई बात हो, क्योंकि इस पे ज्यादा गौर नहीं किया होता। इस्लाम लाना और ईमान लाना, इन दोनों में फर्क होता है। इस्लाम लाने और ईमान लाने में फर्क है। ईमान दिल के यकीन को कहते हैं, और जो जन्नत का वादा है ना, वो ईमान वाले के साथ है। इस्लाम ले आना एक डिफरेंट चीज है, आदो कि ईमान की पहला स्टेप इस्लाम लाना ही है, लेकिन ईमान वाले का जो है ना वो जन्नत का वादा है। अबू दाऊद 4682, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में, यानी ईमान वालों की बात हो रही है, मोमिनों में सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाले, सबसे ज्यादा कामिल, डबल चीज आ गई, वो हैं जो इखलाक में सबसे अच्छे हैं। यानी अगर इंसान अपने इखलाक बेहतर बनाने की कोशिश करेगा ना, तो इसका एंड ऑब्जेक्टिव, एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि उसका ईमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जन्नत का वादा ईमान वाले के साथ। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।